लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के नाम घोषित। दिनेश प्रताप सिंह और लता गुप्ता बने उपाध्यक्ष। हर्ष मल्होत्रा को फिर से महामंत्री की जिम्मेदारी। संजय गोयल, विजेंद्र धामा और मनोज त्यागी जिलाध्यक्ष। थाना सीलमपुर इलाके में चाकूबाजी की 2 वारदात। गौतमपुरी और गांधीनगर में दहशत का माहौल। दोनों मामलों में पुलिस कर रही जांच। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आनंद विहार में ठगी। आदित्य मॉल के व्यापारियों से ठगे 32 लाख। कुछ दिन पैसे किए रिफंड, बाद में मां की बीमारी का बहाना बनाकर हुआ फरार। दिल्ली को इस बार डेंगू के स्टेन डेन 2 मच्छर से खतरा। डेंगू का यह मच्छर है सबसे ज्यादा खतरनाक। डॉक्टर की राय, साफ पानी कहीं इकट्ठा न होने दें। डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। दिल्ली के अस्पतालों में लग रही आई फ्लू के मरीजों की लंबी कतार। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 70% मरीज आई फ्लू के। डॉक्टर्स की राय, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना हो सकता है घातक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। आखिर लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। मंगलवार शाम प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह सूची जारी की। इस सूची में 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा बीजेपी के मोर्चों के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। सभी 14 जिलों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर यमुना पार से दिनेश प्रताप सिंह और लता गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर्ष मल्होत्रा फिर से प्रदेश महामंत्री बने हैं। बाकी 2 महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत हैं। मंत्री पद पर मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को लाया गया है और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी यही जिम्मेदारी दी गई है। यमुना पार से इमप्रीत सिंह बख्शी, किशन शर्मा और सारिका जैन को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। मुख्य प्रवक्ता का पद भी लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा को दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल गुप्ता, जोतजीत सब्बरवाल और अमित तिवारी समेत 11 प्रवक्ता बनाए गए हैं। जिलाध्यक्षों में संजय गोयल को शाहदरा, विजेंद्र धामा को मयूर विहार और मनोज त्यागी को मयूर विहार जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव राणा नई दिल्ली, सुनील कक्कड़ करोल बाग, कुलदीप सिंह चांदनी चौक, वीरेंद्र गोयल केशवपुरम, सत्यनारायण गौतम उत्तर पश्चिम, राम सिया शरण, राजू बिहारी दिल्ली, रमेश शौखंदा नजफगढ़, राजकुमार ग्रोवर पश्चिमी दिल्ली, रणवीर तंवर मेहरौली और राजकुमार चौटाला दक्षिण दिल्ली जिले के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कल रात सीलमपुर थाना इलाके में चाकूबाजी की 2 वारदात सामने आई। एक मामला गौतमपुरी का है और दूसरा गांधीनगर का। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। आए दिन हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि गौतमपुरी में एक नाबालिग पर 3 बदमाशों ने 2 से 3 बार चाकू से वार किए। युवक को बुरी तरह घायल कर बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों ने पीड़ित नाबालिग को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। इस वारदात की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। वहीं दूसरा मामला गांधीनगर का है, जहां लूटपाट के दौरान युवक को चाकू मारकर घायल किया गया। पीड़ित गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री में काम करता है। वहां से बाइक से घर लौटते समय कुछ दूरी पर 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और लूटपाट का विरोध करने पर उस पर चाकू से आधा दर्जन से ज्यादा वार किए और 8,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल याकूब को भी इलाज के लिए जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर है। ये पैसे वैसे छीने किसी ने। अच्छा। और फोन वोन भी छीन लिया और जब दे नहीं देते तो उनके चाकू मारे 8। अब तो थोड़ी सही है, लेकिन कोई पुलिस वाला भी आया नहीं अभी तक। 2 नंबर में वो मेरा जिसके चाकू मारा वो मेरा भतीजा है। 2 नंबर में चाकू मार दिया लड़कों ने। अब ये पता नहीं उन्हें क्यों मारे, क्या वजह है। कितने चाकू मारे भाई के? 3-4 चाकू मारे हैं। हाँ, पैसे छीनना था वो उससे। काम पे से आ रहा था ना, तो पैसे छीनना था उससे। वो नहीं, ये उस्मानपुर खाने के इधर पीछे है ना, जहाँ ट्रांसफार्म रखा है उधर। भाई की भी तबीयत ऐसी है, तो 6-7 चाकू लगे उसके और पीछे मारा है। आनंद विहार थाना इलाके के आदित्य मॉल में बिजनेस करने वाले कुछ बिजनेसमैन को एक शख्स ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी रामेश्वर उनके ऑफिस में किसी के रेफरेंस से आया था। उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्हें बताया और बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने फोटो भी दिखाए, जिसे देखकर उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया।
आरोपी रामेश्वर ने उन्हीं के ऑफिस में अपना ऑफिस खोलने की बात कही और धीरे धीरे आरोपी ने उनसे 32 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगाने के नाम पर ले लिए। कुछ दिन आरोपी पैसे रिफंड करता रहा, लेकिन बाद में वह अपनी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पीड़ित बिजनेसमैन का कहना है कि यह आरोपी अभी भी एक्टिव है और नए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वह कोई नई करेंसी को लेकर नए लोगों के साथ मीटिंग करता है, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस अब भी देखे जा सकते हैं। पीड़ित का कहना है कि वह उनके 32 लाख रुपए ले गया और आगे लोगों के साथ ठगी कर रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और उसका शिकार न बने। एक रामेश्वर शिंदे नाम का लड़का आया था हमारे ऑफिस में, जो किसी के रेफरेंस से आया था। तो हमारे यहीं पे बैठ के हमारे से बात हुई थी सारी। तो उसने कहा कि मैं बिटकॉइन का काम करता हूँ। तो बिटकॉइन आजकल बड़ा ट्रेंडी है, सब चीज़ें मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ। उसने हमारे सामने कुछ पैनल भी दिखाए कि ये क्या कहते हैं पैनल में कि इस तरीके से अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हमने अपना ऐसा सोचा कि उसने हमारे सामने बैठ के 3-4 दिन हमें पे आउट्स भी दिए। उसने कहा कि मैं आपको हर दिन का 1 लाख रुपए दूंगा। तो उस हिसाब से उसने कहा कि मैं आपको ये इस तरीके से पे आउट देता रहूँगा। तो हमने लगभग उसे 32 लाख रुपए दिए और उसने हमें कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको लगभग 50 लाख रुपए इस पर वापस करूँगा अगले 40-50 दिन में। तो 40 दिन की उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हमारे साथ, उसने बकायदा उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी किया, सारी चीज़ें करी, हमारे पास लिखा था, अपने चेक भी देके गया हमें। तो उससे हमारी शर्त ये थी कि तू हमारे साथ बैठ के यहाँ पे हमारे सामने करेगा ये काम। लेकिन वो क्या हुआ, उसने अचानक कहा कि मेरी क्या कहते हैं मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, तो मेरे को 1 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा। पुणे का बहुत पॉश सोसाइटी में रहता है। तो ये मैंने बाद में क्या होता है किसी के रेफरेंस से, जैसे हमारे भाई बंधु के रेफरेंस से कोई आता है तो एंटरटेन करते हैं। उसने कोई काम की चीज़ बताई तो हम व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग तो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहता ही है। तो हम भी ऐसे इसी तरीके से उसके झांसे में आ गए। तो उसने हमें बताया बिटकॉइन का, उसने दिखाया भी, उसने हमें दिखाई, उसने उसके क्या कहते हैं अच्छे नेता राजनाथ सिंह के साथ फ़ोटो है, ये है फ़ोटो है, ये सारी चीज़ें दिखाई। उसने हमें अपने कब्जे में दिमाग से हमें अपने उसमें ले लिया। तो हमने उसे पैसे दिए। पैसे देने के बाद उसने कहा, तो 7-8 दिन तक तो उसने पे आउट देता रहा। 8वें दिन के बाद से उसने 7वें दिन के बाद से उसने बीच में एक फॉल्ट भी किया, तो उसने अगले दिन उसका पे आउट डाल दिया। उसके बाद उसने आप समझ लो फ़ोन उठाने बंद कर दिए। हमारे ऑफिस में मीटिंग करी, सामने पार्क प्लाजा होटल है, वहाँ पर स्टे किया, वहाँ पर उन्होंने मीटिंग करी हमें। और यहाँ पर ऑफिस लेने की बात भी उनकी चल रही थी। हमारा जो एग्रीमेंट था उसमें ये भी था कि वो हमारे साथ बैठ के काम करेगा। जैसा बताया कि वो 1 दिन का अपनी मदर की तबीयत का या इस तरीके का कुछ बहाना करके चला गया और फिर वो लटकाता रहा उस चीज़ को। अच्छा, जो 32 लाख रुपए आपकी तरफ से दिए गए, ये 1 शॉट में दिए गए थे या नहीं, अलग-अलग 1-2 दिन के अंदर ट्रेंचेस में दिए गए थे, फाइट की पेमेंट। तो उसकी तरफ से कोई रिटर्न पैसा आया है या नहीं आया? कुछ आया है, कुछ पे आउट्स आए हैं, 6-7 दिन तक पे आउट्स आए। उसके बाद 1-2 दिन डिफ़ॉल्ट हुआ, फिर एक बार आया, उसके बाद से फिर वो लटकाता रहा। अब उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं? बीच में हो रहा था, वो 10-12 दिन बाद एक मैसेज डाल देता था, करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट वो सिर्फ टालने के तरीके होते हैं और अब बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा, आपको पता लग पाया कि इसने ऐसा भी फ्रॉड और लोगों के साथ किया है क्या? हमने अपने लेवल पे पता करवाया है, तो पता चला कि जैसा बताया कि जेल में भी रह चुका है और काफ़ी लोगों के साथ कर चुका है। और अभी उनके व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह भी हम देखते रहते हैं, तो वो कुछ एक नया कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, वो अपनी कुछ फर्जी स्कीमें बता के कि इतने पे लॉन्च होगा, इतने का बढ़ जाएगा। तो जो मीडियम क्लास आदमी होता है उसको तो यही होता है 1 के 2 रुपये उसके हो जाए। तो वो इस हिसाब से अपने लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी पिक्चर्स हैं जो वो वहाँ पे प्रेजेंटेशंस दे रहा है। दिल्ली में इस बार डेंगू का स्ट्रेन डेन 2 मच्छर, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, देखने को मिल रहा है, जिससे बचने के लिए हमें कहीं पर भी साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। इस मच्छर के काटने के बाद बुखार आना, कमज़ोरी आना, चक्कर आना, पेट के रोग से मरीज को परेशान होना पड़ता है। इस मच्छर के काटने के बाद फेफड़ों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं देखी गई। डॉक्टर्स की राय है कि डेंगू के मरीजों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए और आराम करना चाहिए। डेंगू होने पर खुद दवाई न लें, डॉक्टर से सलाह लें, फुल स्लीव्स कपड़े पहनें और मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। तो ये डेनवी2 पाया गया है। अभी जो 20 का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया दिल्ली सरकार ने, तो उसमें 19 केसेस में वो डेनवी2 पाया गया। तो ये समझा जाता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कर सकता है, इसीलिए ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और ज़्यादा सीरियस डिजीज़ क्या कर सकता है, तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बुखार। इसमें सर्दी लगकर बुखार आ सकता है,
तेज़ बुखार आ सकता है, उसके बाद उसको आपको कमज़ोरी आ सकती है, उसके बाद वोमिटिंग हो सकती है, उसके बाद चक्कर आ सकता है। इसी के बाद अगर ज़्यादा सीवियर केसेस हो तो डेंगू मेनिंजाइटिस तक हो सकती है। गला आपका ख़राब हो सकता है, जैसे राइनोरिया, नाक बहना है, गला ख़राब होना, ये भी ऐसा हो सकता है। इसके नीचे अगर जाए तो फिर आपको डेंगू मायोकार्डाइटिस, ये अनकॉमनली ये भी हो सकती है। थोड़ा लंग इन्वॉल्वमेंट कम होता है डेंगू में, ये पाया गया। और साथ में पेट की तरफ बढ़ते हैं तो गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशंस, ऐसी बीमारियां, और डेंगू हेपेटाइटिस मतलब लिवर पर भी असर कर सकता है। देखिए, डेंगू के जो है वो कई सारे वेरिएंट होते हैं। जब भी मच्छर के जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो है जब प्रजनन होती है और उनके वेरिएंट्स निकल के आते हैं तो कई बार जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। इस बार जो दिल्ली के अंदर आया वो स्ट्रेन डेंग 2 वेरिएंट जो है वो आया है। ये जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। इस बार डेंगू में जो लोगों को 2 से 3 दिन का तेज़ बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जो हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब 103-104 तक बुखार लोगों का जा रहा है। साथ साथ प्लेटलेट जो है वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं और बढ़ने में बहुत समय ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी डॉक्टर्स और पेशेंट्स के जो प्रियजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक भी कोई मेजर इसके अंदर जो है वो मौत की जो है वो खबर नहीं आई है। तो डॉक्टर जो है पूरी तरह से सक्षम है, इसका इलाज करने में पूरी तरह से आपके साथ है। दिल्ली के अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े निगम अस्पताल स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 70% मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो लोग डॉक्टर के पास न जाकर खुद अपना इलाज करने लगते हैं। इससे यह दिक्कत और बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से ली गई दवाई फ़ायदे की बजाय नुकसान करती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई न लें। स्वामी दयानंद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि यह छूने से फैलने वाली बीमारी है। डॉक्टर चश्मा लगाने की सलाह इसलिए देते हैं ताकि आप जल्दी से अपनी आंखों को न छुएं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता ने बताया कि आंखों के लिए रुमाल या टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉटन को गीला करके आंखों को बार बार पोंछें तो इससे आंखों को आराम मिलेगा। जैसा इस समय ये आई फ्लू चल रहा है, उसमें इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसमें पेशेंट की आंख में रेडनेस और पानी लाल होना, इस तरह के पेशेंट पिछले 10 दिन से खूब ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ ये जैसे अगर हम 150 या 200 की ओपीडी अगर हमारी हो रही है तो उसमें कम से कम 70% पेशेंट इसी बीमारी के ही आ रहे हैं। सभी की आंख लाल आंख आने वाले ही पेशेंट 70% आ रहे हैं। मैं यही सलाह दूंगी, एक तो सबसे पहले जो ये पेशेंट जो होते हैं अपने आसपास जो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, सबसे पहले वो ना लें, क्योंकि वो जो होते हैं वो स्टेरॉइड दवाई देते हैं। अगर वो दवा डाल देते हैं तो उससे ये बीमारी, अभी तो आँख की सिर्फ पहली आँख की भारी परत को ही होती है, अगर वो स्टेरॉइड डाल देते हैं उससे आपकी लालीपन और पानी एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दवा की वजह से ये बीमारी आँख के अंदर जा सकती है और आँख को अंदर से गला भी सकती है। देखिए, आई फ्लू जो बीमारी है उसका जो तरीका है फैलने का वो छूने से है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति को आई फ्लू होता है वो अपनी आँखों में बार बार हाथ लगाता है, फिर चीज़ों को छूता है, दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फिर सामान्य व्यक्ति छूता है या उससे जैसे हैंडशेक हुआ तो वायरस है, वायरस की प्रकृति है, फिर वो अपनी आँखें छूता है। तो इस प्रकार से ये फैलता है क्योंकि वायरस इस मामले में सक्षम है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जिस व्यक्ति को आई फ्लू होता है हम उसको बोलते हैं भाई आप चश्मा लगाओ। चश्मा इसलिए नहीं लगवाते कि वो देखने से फैलता है, चश्मा इसलिए लगवाते हैं कि आदमी का हाथ जो है वो आंखों पे ना जाए, जितना कम टच होगा वो बाकी लोगों को कम फैलाएगा। दूसरी बात देखिए, अब जो रूल आ गया, जैसे कोविड में एक प्रोटोकॉल जो चलता था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसी तरीके से मैं कहूँगा यहाँ पे कि 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है और सैनिटाइज़र भी ज़रूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने चीज़ों को छुआ है तो आप अपने हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, किसी से हाथ मिलाया है तो अपने हाथ सैनिटाइज़ कीजिए और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और जिनको आंखों में संक्रमण है उनसे बचें। उत्तर पूर्वी दिल्ली की AATS टीम ने करदमपुरी ज्योतिनगर से चीनी मांझा डीलर को गिरफ्तार कर 111 रोल चीनी मांझा बरामद किया। न्यू करदमपुरी इलाके में चाइनीज मांझा बेचे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर सोनू नाम के शख्स के कब्जे से 111 रोल चीनी मांझा बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। आपको बता दें कि चीनी मांझे के कारण होने वाली घातक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत चीनी मांझा बेचने और सप्लाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह होने वाले अतिक्रमण को इन दिनों हटाया जा रहा है। इस वजह से कई फुटपाथ साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। हालांकि अब भी ई रिक्शा जहां तहां मनमाने तरीके से खड़े हो रहे हैं। निर्माण विहार में V3S मॉल के बाहर पहले रेहड़ी पटरी वालों का जमावड़ा रहता था। इस वजह से यहाँ काफ़ी जाम लगा रहता था, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले यहां से अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे फुटपाथ सुंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब भी यहां ई रिक्शा वाले बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं, उनके लिए भी स्टैंड बनानी चाहिए। हाँ, इतना भीड़ रहती थी, निकलने की जगह नहीं मिलती, लोग खा रहे हैं दोनों साइड, फिर ई रिक्शा चल रहा है, स्कूटर निकलने की जगह नहीं मिलती थी लोगों को। अरे नॉन वेज वेज सारी लगी रहती हैं। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल साफ़ सफाई है जी। अब तो आराम से कस्टमर खड़े भी हो सकते हैं लोग, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम से है, पता नहीं क्या चक्कर है, अब G20 के चक्कर में है या क्या चक्कर है, क्या कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये निर्माण बिहार है, ये निर्माण बिहार का मेट्रो स्टेशन है, ये सामने V3S मॉल है। यहाँ पे बेचारे कुछ लोग, अपने गरीब लोग इधर रेडी पटरी लगा के अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन अभी सरकार ने वो रोजगार भी ख़त्म कर दिया है। तो अब गरीबों का तो इस देश में कुछ नहीं बचा है। नहीं, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट किसके लिए हुआ है। अब गरीब पहले अपने घर की रोटी चलाएगा कि इधर आके वॉक करेगा, मॉल के अंदर घुसेगा? नहीं मैडम, बात तो एकदम ठीक है, जाम होता था ठीक है, अब सिस्टम बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। मैम काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों के साथ साथ मेट्रो स्टेशन पर भी एनक्रोचमेंट का जमावड़ा रहता था, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या होती थी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ निर्माण विहार पर बने V3S मॉल के सामने, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट रहता था। रेडी पटरी वाले, ई रिक्शे वाले यहाँ पर दुकानें लगाए खड़े रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर ये मॉल है, यहाँ पर हज़ारों लोग हर रोज़ आते हैं, लेकिन रेडी पटरी वालों की वजह से यहाँ पर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता था। साथ ही यहाँ पर ई रिक्शा भी आप देख सकते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जाम इतना अब नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिर भी ई रिक्शा को भी हटाना यहाँ से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि G20 के ज़रिए जो है यहाँ पर जितने भी रेडी पटरी वाले थे और जिनके द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया था, उन सब को अब यहाँ से हटा दिया गया है और रोड को पूरा क्लियर कर दिया गया, जिसकी वजह से रोड आपको काफ़ी खुला नज़र आ रहा होगा। इसी फुटपाथ पर काफ़ी सारी रेडियाँ यहाँ पर लगी रहती थी, खाने की हो चाहे फ्रूट्स की हो, अलग अलग तरह की यहाँ पर रेडियाँ रहती थी, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ई रिक्शा वाले जो है अभी भी जाम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ई रिक्शा वालों को या तो स्टैंड बनाया जाए या फिर इनको भी यहाँ से हटाया जा सके, जिससे लोगों को किसी भी तरह की समस्या देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन अनित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय के तहत डिस्पेंसरियों में काम करने वाले करीब 600 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी 14 से 15 साल पुराने हैं। यह धरना कड़कड़डुमा स्थित दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफिस के बाहर किया जा रहा है। सरकारी डिस्पेंसरियों में काम करने वालों की मांग है कि उन्हें 3 महीने की सैलरी दी जाए, कच्चे से पक्का किया जाए और ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए। दिल्ली सरकार के अंदर जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, वहाँ पर जो नर्सिंग अर्दली काम करते हैं और स्वीपर कम चौकीदार काम करते हैं, उन लोगों को पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और वो 14 साल से काम कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार, जिस सरकार ने ठेकेदारी हटाने का वायदा किया था, वो सरकार अब सरकार के और कर्मचारियों के बीच में ठेकेदारी प्रथा को लागू करने पे तुली हुई है। तो ठेकेदारी प्रथा का विरोध करने के लिए और अपने आप को पक्का कराने की मांग को लेकर और 3 महीने की रुकी हुई सैलरी की मांग को लेकर आज ये हजारों कर्मचारी यहाँ पर धरने के लिए आए हैं। ये 3 लोग एक वो सैनिक थे जिसको देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधित करके अपने भाषणों में बोला, दिल्ली की बहरी और गूंगी सरकार के अंदर बैठे हुए जिन्होंने बड़े बड़े झूठे लुभावने दे करके जो अपनी सरकार दोबारा से तीसरी दफा दिल्ली के अंदर काबिज करी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी। लेकिन आज अफसोस है, बड़ा दुख होता है हमें कि आज वो अपने वादों से भी मुकर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जो जहां पे लगा हुआ उसको वहीं पर ही हम पक्का परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज बड़ा अफसोस और बड़ा दुख हो रहा है। आज हमारी माताएं, हमारी बहनें, मेरे नौजवान साथी, आप ये लगाए जिनको 3-3 महीने से वेतन नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे। हमारी 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली। किस डिपार्टमेंट में काम? हम स्वास्थ्य में डिस्पेंसरियों में काम करते हैं। हमें तनख्वाह दी जाए। हाँ, हमारी मांगे भी है।
हाँ, हमें पक्का भी किया जाए। हम 15 साल से जॉब कर रहे हैं, 14-15 हज़ार रुपये मिलते, उसमें क्या वो होता है। मैम एसएससी की और एनओ की 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही, उसी मांग के लिए हम बैठे हैं। या तो हमें पक्का करो या मांगों को पूरा करो। अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है, 3 महीने से इनकी सैलरी भी नहीं आई है कुछ भी। हाँ जी, घर चलाने में भी होती है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए भी, सबके लिए परेशानी है। सबके घर में कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हमें 15 साल हो गए। हाँ जी, लेकिन अब तक नहीं किया। 2001 से लगे हुए हैं, कोई 10, 15, 20 साल हो गए सबको लगे हुए, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। 100 लोग हैं, 585 टोटल, जो चौकीदार हैं, नर्सिंग अर्दली हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारी हैं। ये अनियमित हैं और अनियमित हैं। बहुत आपत्ति की बात नहीं थी, लेकिन इनको अब समय पर तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी आपत्ति की बात है। दूसरी बात यह है कि इनको ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया। ठेकेदार हर 2-4 साल पे बदले जाते हैं। अब अभी इनकी तनख्वाह तय है 15,000। ठेकेदार नया आएगा, वो सबसे पहले इनको हटा देगा, नई बहाली करेगा, वो 12,000 पर लोगों को लेगा, साल 2 साल 3 साल काम कराएगा, फिर नया ठेकेदार आएगा। तो ये जो ड्रामा हो रहा है कि आप 10-10, 15 साल से काम करने वाले को हटा दें, उनके तनख्वाह को समय पर ना दें, हर 98 डेज पर रिव्यू करें, पक्की दिहाड़ी भी नहीं लगती है इनकी। शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर थाना पुलिस की जॉइंट टीम ने अवैध शराब और गांजे की आपूर्ति करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश से अवैध शराब और एक बैग में 940 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर गांधीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी राजेश ने खुलासा किया कि वह हरियाणा से अवैध शराब भी खरीदता था और उसे गांधीनगर इलाके में बेचता था। शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को गांधीनगर थाना इलाके में अवैध शराब और गांजा आपूर्तिकर्ता के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की। पूर्वी दिल्ली के तरंग अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कल से सोसाइटी में सीवर का पानी भर जाने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे काफ़ी बदबू आ रही है। पानी भर जाने से मच्छर और बीमारियां होने का खतरा भी बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये काफ़ी दिक्कत है। कल 5 बजे से शाम को 5 बजे से ये पानी भरा हुआ है। ये नरवाना रोड पे सीवर जो है, उस सीवर का इसमें तरंग अपार्टमेंट में, क्योंकि इसका फ्लो नीचा है, उससे ये बैक मारता है। और आपने देखा होगा कि सीवर का पानी अंदर से ये बैक मार रहा है और ये आ रहा है। आज सुबह जब लोग उठे तो यहाँ बच्चे स्कूल जाने में भी परेशान थे। कल मैं शाम को आया था 7:30 बजे, तो पानी लबालब भरा हुआ था। आज ये पानी नहीं, ये सीवर का गंदा पानी, बदबूदार पानी है। कितनी बदबू आ रही है ये आप खुद देख सकते हैं। मैं यहाँ तरंग अपार्टमेंट में C17 में रहता हूँ और यहाँ इतनी परेशानी हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड वाले अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, उनको बताया गया है। दूसरा, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बोला गया है कि भी कम से कम यहाँ दवाई, डेंगू का खतरा है, बीमारी का खतरा है। यहाँ पे पानी की समस्या तो बनी हुई है। यहाँ पे इसमें रेनी सीज़न में वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी निकलता नहीं है और बहुत मशीन चलानी पड़ती है तब पानी निकलता है। ये पानी तो सीवर का पानी है और पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और पूरे देखिए कितनी स्मेल है इसके अंदर। नहीं, ये गंदा पानी तो आज ही आया है, लेकिन बारिश का पानी यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती रहती है। ये जो देख रहे हैं ये तकरीबन 3-4 साल से ये चल रहा है। जो गणेश नहर की जो सीवरेज सारे इधर कनेक्ट करने की वजह से ये ट्रीटमेंट प्लांट आगे तकरीबन आधा किलोमीटर के आगे है। कोई पंप कुछ नहीं लगाया है कि तकरीबन 2-3 हज़ार घर है सारे है, वो सारे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके उसका वजह से जो भी आगे जाने पर होता है सारा प्रेशर रखा कर रहा है। ये 3-4 साल से प्रैक्टिकली जैसा बारिश सीजन शुरू हो जाएगा ये कहानी शुरू हो जाएगा। सारे ठीक है, बारिश के पानी आएगा तो समझ सकते हैं। ये पानी कल रात से शुरू हो गया है। अभी भी अब कितना पंप करेगा तो पानी पंप करते हैं, दोबारा बढ़ते रहता है क्योंकि सारे प्रेशर आ रहा है। कुछ कर नहीं सर, हमारा थोड़ा सा लो लेंगे, ये तो पूरा अपार्टमेंट लो लेंगे, इसके वजह से सारे प्रेशर पड़ते आता है। दिल्ली में साइबर फ्रॉड के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी की शास्त्री पार्क इलाके में CISF के जवानों के साथ मीटिंग हुई।
इसमें साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। साइबर ठगों के निशाने पर आम लोग ही नहीं हैं, बल्कि कई CISF के जवानों को भी साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।